डियर फ्रेंड्स, आज हम सीए फाउंडेशन का मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 यूनिट 3 मॉनेटरी पॉलिसी ये डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी? अगर हम बात करें गवर्नमेंट के पास दो टूल होते हैं कंट्री को क्या कहते हैं मैनेज करने के लिए। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक को हम डिफाइन करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसके अंदर गवर्नमेंट के पास दो टूल होते हैं, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है दैट इज मेनली बीइंग अफेक्टेड बाय थ्रू अफेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई। ये दो टूल होते हैं गवर्नमेंट के पास। तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को अगर हम बात करें तो एक गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन आ रहा है उसको कंट्रोल करना है, या उसका एक्सट्रीम आपका हो सकता है रिसेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टेड टूवर्ड आइदर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड देन अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। ये बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस है जो मैंने ऊपर भी बताया आपको। अब द मॉनेटरी पॉलिसी के जो है यहाँ पे हमें तीन कंपोनेंट्स बताए गए हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंडली, द एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच फोकस ऑन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। इट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट आरबीआई इम्प्लीमेंट करती है आइदर बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट और बाय डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, हाउ इट्स गेट ट्रांसमिटेड टू द इकोनॉमी। इट मीन्स किस चैनल के थ्रू, किस कैसे वो मीन्स इकोनॉमी में रिक्वायर्ड अफेक्ट क्रिएट करती है, वो चैनल्स सारे हम पढ़ेंगे। एंड देन द ऑपरेटिंग प्रोसीजर, द टूल्स थ्रू विच मॉनेटरी पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से एक चीज समझ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 को, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। एंड व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स कीपिंग द रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग द monetary stability India and to operate the currency and the credit system of the country to its advantage। इसका मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लिंक नहीं है, सिंपल आरबीआई का ऑब्जेक्टिव बताया है, तो प्रेम्बल बताया है, जस्ट एक नॉलेज में ध्यान रखना है फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। आइए लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मेंटेनेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जर्नल है, या तो किसी बच्चे को भी याद होगा। ensuring adequate flow of credit to the productive sector। मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि द प्रोडक्टिव सेक्टर इज एबल टू गेट द रिक्वायर्ड क्रेडिट एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव। इफ इकोनॉमी में इंफ्लेशन चल रहा है बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एक ये भी होगी। इन्फ्लेशन के दो रीजन होते हैं, एक डिमांड पुल ऑफ इन्फ्लेशन, एक सप्लाई साइड। अगर देर इज अ इन्फ्लेशन ड्यू टू द शॉर्ट सप्लाई, then the objective of monetary policy is to ensure that credit is easily available to the productive sector so that they can do the required amount of supply and that inflation can be pulled down. Third objective, sustaining a moderate structure of interest rate to encourage investment, वो इसी से linked है। क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये असेंशियल क्यों है? आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा 12th में। आरबीआई कंडक्ट करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन इन विच इट ट्रेड्स इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इफ देर इज अ well efficient market for government securities, then the trading in government security is beneficial to the RBI. Secondly, if there is an efficient market for government securities, then even a general public can also apply for the government security, and this could be a good tool for the government to get the required amount of money if they want to raise the money from the public। तो ये चार ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव है, कोई ऐसा वो नहीं है जो आपको स्पेशली कुछ मेमोराइज करना पड़े, या इस कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। अनदर ऑब्जेक्टिव इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। Exchange rate stability have assumed greater importance in India on account of increasing openness of the economy। Means Indian economy is getting integrated with the rest of the world,
In this case, exchange rate stability is one of the objective of the economic policy. Exchange rate stability, economic policy, monetary economic policy बोल गया. Exchange rate stability is one of the important objective of the monetary policy. Exchange rate stability से कैसे आपके आउटपुट पे, एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे इम्पैक्ट आता है वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे. तो ये ऑब्जेक्टिव जर्नल है, क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हम सिंपल सी अगर बात करें कि गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिया, आरबीआई या तो स्टेप लेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, या आरबीआई स्टेप लेगी इंटरेस्ट रेट घटाने का. ये जो भी आरबीआई ने स्टेप लिए, ये अल्टीमेटली डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर रहे हैं, मीन्स इससे इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है और किस तरह से डिजायर्ड आउटपुट जो चाहिए आरबीआई को अचीव हो रहा है. तो ट्रांसमिशन का अगर हम सिंपल से बात करें, क्या बोलना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब हाउ चेंजेस मेड बाय आरबीआई टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्लो थ्रू टू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन. मीन्स किस टूल्स के थ्रू कैसे ये इंटरेस्ट रेट चेंज क्रिएट्स डिजायर ऑब्जेक्टिव. अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज लिखिए, ट्रांसमिशन कैन बी समराइज इन 2 स्टेजेस. चेंजेस टू द मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी, एंड देन चेंजेस टू द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन. मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी पहले इंटरेस्ट रेट में चेंज लाती है, एंड देन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये चीज कैसे होती है, मीन्स चेंज तो आरबीआई ने स्टेप ले लिए, अब इससे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा कैसे अचीव हुआ वो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के एस्पेक्ट्स में हम कवर कर रहे हैं. सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं है. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, ये पढ़ते हम क्या लिखना चाह रहे हैं. इन्होंने एग्जांपल दिया लोअर इंटरेस्ट रेट, मींस आरबीआई वांट्स टू क्रिएट दी, यू कैन से लोअर इंटरेस्ट रेट रिजाइव. उससे लोअर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कब करेगी, व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज दी ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. जब ग्रोथ चाहिए तब इंटरेस्ट रेट कम करेगी. लेट्स सी कैसे. लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन अ बैंक डिपॉजिट, इससे क्या होगा, जब बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम है तो पब्लिक क्या चाहेगी, नॉट कि भाई आज हम इन्वेस्ट नहीं करते, वी सेव मनी और अदर वी स्पेंड मनी ऑन दी कंजम्पशन. क्योंकि हम सेव करके अगर हम बैंक डिपॉजिट्स में अगर हम बैंक डिपॉजिट कर रहे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इट्स बेटर टू स्पेंड द मनी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. तो लोअर इंटरेस्ट रेट somehow leads to the more consumption expenditure. Lower interest rates for loans, what will happen, it will encourage the banks to borrow more and they invest more in some the tangible assets. For example, यहाँ पे लिखा है lower lending rates support higher demand for assets such as housing. means interest rate affect करके गवर्नमेंट सेविंग को अफेक्ट कर रही है. उस सेविंग से क्या हो रहा है, उस सेविंग से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की पॉसिबिलिटी है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. सेकेंडली, लोअर इंटरेस्ट रेट से क्या इफेक्ट हो रहा है, द बोरिंग एंड द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट आउटगो ऑन द बोरिंग रिड्यूसेस एंड इट रिजल्ट्स इन हायर डिमांड. तो जब भी आपको गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट कम कर देती है. इसकी वजह से हाउस आप ले लीजिए, कार्स आप ले लीजिए, और जितने भी गैजेट्स है, टीवी वगैरह है, इन सब की सेल बढ़ जाती है थ्रू ईएमआई, बिकॉज द ईएमआई डज नॉट कॉस्ट वेरी डियरली टू दी परचेजर. तो इन सब की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो ग्रोथ, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी. तो चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में एक हमने अभी तक जितना पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स द सेविंग विच इंक्रीज द कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट affects the investment decision of the consumer, and secondly, lower lending rate can increase the investment spending by business because it's a worth for the business to invest since the interest rate is less. It means जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करा
उससे जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एक अचीव हुआ, इट अफेक्ट द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट्स इन इकोनॉमी। नेक्स्ट ट्रांसमिशन का मोड आ रहा है कैश फ्लो चैनल। ये क्या बोल रहा है? अ रिडक्शन इन अ lending rate reduce interest repayments on debt, increasing the amount of cash available for households and businesses to spend on goods and services. मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपल, अगर इकोनॉमी में लेंडिंग रेट, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इससे लोगों के पास ज़्यादा कैश अवेलेबल होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट का आउटगो कम हो जाएगा, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैश दे कैन यूज ऑन स्पेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और जब भी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी, देयर विल बी मोर प्रोडक्शन एंड अकॉर्डिंगली देयर विल बी ग्रोथ इकोनॉमी। तो सेकेंड जो ट्रांसमिशन मोड आया, वो उसने क्या बोला कि इट विल इंक्रीज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैश विद द पब्लिक एंड द बिजनेस सेक्टर। एक यहाँ पे एक चीज लिखी है, एट द सेम टाइम reduction in a interest rate reduce the amount of income that household and business gets from deposit, and some may choose to restrict their spending। मीन्स ये थोड़ी सी अगर हम बात करें तो दिस कुड बी अ साइड इफेक्ट ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट। मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, डिपॉजिट्स जब लैंडिंग पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो डिपॉजिट्स पे भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, और इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पे कम होगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हाउस होल्ड एंड बिजनेस गेट लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट एंड दे मे चूज टू रेस्ट्रिक्ट देयर स्पेंडिंग। नाउ इट्स आरबीआई को ये मैनेज करना है कि इंटरेस्ट रेट इतना कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं पड़े, पर जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन आई है वो क्या है? ये दीज टू अफेक्ट वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि एक हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम होने से, लेंडिंग इंटरेस्ट कम होने से आपका कैश पब्लिक के पास ज़्यादा अवेलेबल होगा, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पे कम होने से इनकम कम होगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी। बट जो ऑब्जर्व करा गया है, द रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट कैन बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्पेंडिंग इन इकोनॉमी थ्रू दिस चैनल विथ फर्स्ट अफेक्ट लार्जर देन सेकेंड। ये ऑब्जर्व करा गया। इकोनॉमी इज टू कॉम्प्लेक्स, इसलिए प्रिसाइजली कहना मुश्किल है। तो हम यहाँ चैनल्स पढ़ रहे हैं। चैनल्स में पहले आई कि जो भी आरबीआई स्टेप ले रही है उससे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा, उससे कैश अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विद द पब्लिक और बिजनेस सेक्टर पे इम्पैक्ट आ रहा है। सेकेंडली हम एक बात करना चाह रहे हैं एसिड प्राइस एंड वेल्थ चैनल। ये बताता हूँ। लोअर इंटरेस्ट रेट सपोर्ट्स एसिड प्राइस बाय इंकरेजिंग द डिमांड फॉर एसिड्स। Means if there is a lower interest rate, what will happen? There will be demand more for the say housing. Now अगर houses की demand ज़्यादा होगी, what will happen? There will be increase in the prices of real estates। इससे क्या impact हुआ? An increase in asset price increase people's wealth. This can lead to higher consumption and housing investment as household generally spend some share of any increase in their wealth। यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश कीजिए करें तो हाउसिंग के प्राइस बढ़ने से ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। इट क्रिएट्स द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपके एसेट्स की प्राइस बढ़ रही है, देन यू थिंक यू हैव अ सपोर्ट एंड यू सपोर्ट फॉर अ फ्यूचर कि भाई आज चलो खर्च कर लेते हैं, फ्यूचर में एक एसेट है हायर प्राइस पे अवेलेबल है, कल उसको बेच के वी कैन गेट द मोर मनी। तो दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। तो हम जो एसिड प्राइस की बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोअर इंटरेस्ट रेट से देयर विल इंक्रीज अ डिमांड फॉर द हाउसिंग सेक्टर एंड दिस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द हाउसेस, एंड इंक्रीज इन एसिड प्राइस will gives a you can say comfort to the consumer, and by getting a comfort, consumer will spend more. So these are the three channels through which RBI can achieve the required output by changing the interest rate: saving and investment channel, cash flow channel, and the asset
प्राइस चैनल। अब एक आता है एक्सचेंज रेट चैनल। ये मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज के हिसाब से कॉम्प्लेक्स कर दिया है, मैं बताता हूँ। एक लाइन लिख रहे हैं, एक्सचेंज रेट कैन हैव अ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। अदर एक्सचेंज रेट हैव इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं समझाता हूँ यहाँ से। अ रिडक्शन इन अ इंटरेस्ट रेट रिजल्ट्स इन लोअर एक्सचेंज रेट। ये जो नई वर्ड आई है, उससे पहले चीज समझाता हूँ। लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द रिटर्न इन्वेस्टर अर्न्स फ्रॉम एसेट इन इंडिया। अब क्या हो रहा है कि अगर इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम है, तो what will do? The foreign investor will not come in India. Rather, foreign investor will shift their funds to the foreign asset. इसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है, व्हाट विल हैपन, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंडिया में कम हो जाएगी। और जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कम होगी तो कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होगी, डेप्रीशिएट होगी। मीन्स अगर फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कम होगी और डिमांड उतनी है, तो अगर हमारे पास $1 पहले 70 रुपए का आ रहा था, तो $1 अब घट के 80 रुपीज का हो जाएगा। बिकॉज द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर्स। तो अगर फॉरेन इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम है, तो व्हाट विल हैपन, द फॉरेन इन्वेस्टर विल नॉट कम इन इंडिया, दे विल इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी डिक्रीज इन अ सप्लाई। और कभी भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, डॉलर महंगा हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट रिजल्ट्स इन अ लोअर एक्सचेंज रेट। ये लोअर एक्सचेंज रेट का यहाँ पे जो मतलब निकला आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है, डोमेस्टिक करेंसी आपकी यहाँ पे डेप्रीशिएट हो गई। अब जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, व्हाट विल हैपन, दिस विल रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक एक्टिविटी। मीन्स ये ज़्यादा मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, ये अलग सा टॉपिक है, इट विल डाइवर्ट द टॉपिक। अगर $1 70 रुपए का है और $1 80 का हो गया, तो एक लाइन लिखी है कि यहाँ पे, लाइन लिखी है मतलब ये लाइन सही नहीं है। यहाँ पे फॉरेन गुड्स, इंडियन गुड्स बिकम चीपर फॉर फॉरनर्स and they will import more from India, and that depreciation in domestic currency leads to increase in exports and domestic activity. But a lower exchange, जो depreciation in domestic currency adds to the inflation because import become more expensive in Indian rupees. Hence, exchange rate perspective से lower interest rate is not always beneficial. इसलिए आरबीआई इंश्योर करती है कि इंटरेस्ट रेट इंडिया में रीजनेबल हो, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर कैन कंटिन्यू टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। अदरवाइज नहीं तो देयर विल बी a depreciation of domestic currency, and which will add to the inflation, because in case of India, the one of the major import item is petroleum। उसको तो import करना ही करना है, उसके लिए डॉलर चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए इंडिया में आरबीआई इंश्योर करती है कि इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी रिड्यूस सो लेस, इट शुड बी एट एन एक एक एवरेज लेवल पे रहे, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर कैन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो अपन ने देखा एक्सचेंज रेट चैनल से, मतलब आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से चेंज होने से देयर इज अ चेंज इन एन एक्सचेंज रेट एंड विच अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। ये हमने देख लिया कि अगर इंटरेस्ट रेट लोअर कर दिया, उससे डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका बढ़ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, आपका इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं इट बिकम कॉस्टलियर एंड इट्स एडिंग टू द इन्फ्लेशन। ये हमने 4 ट्रांसमिशन मोड पढ़े, किस तरह से आरबीआई के इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है।
अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर और अदर हम पढ़ते हैं अब टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब आपने करे हुए, जस्ट लेट मी टेक थ्रू यू स्पीडली टूल्स में। अब हम आते हैं रिजर्व रेशो। सबसे पहले आया कैश रिजर्व रेशो। ये क्या है? बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड दिस पोर्शन इन कैश विद आरबीआई। मीन्स जितने भी बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं, यहाँ पे एक मैं वर्ड आपको कैश रिजर्व रेशो के लिए 1 मिनट के लिए मैं आपको नोट्स नीचे इन्होंने समरी पॉइंट्स जो दे रखे हैं उसमें लेके चलता हूँ। उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन करा हुआ है इन्होंने। कैश रिजर्व रेशो refers to the fraction of total net time and net demand and time liability. It means CRR से अगर हम 4% बोले, it's a 4% of the demand and time deposits. जितने भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स आए हैं, रेदर यहाँ पे नेट वर्ड यूज कर रहा है, मैं भी उस पर नहीं जा रहा हूँ, उसका से कुछ भी परसेंटेज जो आरबीआई मेंटेन करती है वो बैंक को एज अ कैश डिपॉजिट विद आरबीआई मेंटेन करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर इज वही a stipulated percentage of demand and time liabilities to be kept by bank with themselves in cash, gold और approved securities. मीन्स सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और जो एसएलआर है वो बैंक को अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव सिक्योरिटीज। ये दो चीजें कैसे ऑपरेट होती है, कैश रिजर्व रेशो, ये तो हमें इसका मतलब समझ में आया। अब इसको यूज कैसे करते हैं? अगर देर इज एन इन्फ्लेशन, व्हाट विल हैपन? बैंक विल इंक्रीज, आरबीआई विल इंक्रीज द CRR. Now what will happen? With increase in CRR during inflation, bank will have a lower amount of funds to be lent, और जब lower amounts of funds होंगे तो what will happen? Purchasing power will come down, और जब बैंक के पास लैंडिंग के लिए पैसा कम होगा तो इट विल इनडायरेक्टली लीड टू इंक्रीज इन द लैंडिंग रेट, क्योंकि जब किसी के पास चीज ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सिमिलरली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी ऐसे ही ऑपरेट करेगी। अगर तो इन्फ्लेशन हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई एसएलआर भी बढ़ा देगी। इससे भी क्या इम्पैक्ट आएगा? बैंक विल हैव अ लोअर अमाउंट ऑफ मनी टू बी लेंड, it will reduce the purchasing power, it will cut down the demand, and at the same time it will also result in increase in a interest rate economy. तो आप ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि सीआरआर के बढ़ने से व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट? इट विल इंक्रीज। सिमिलरली एसएलआर के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ये भी हमारा बढ़ जाएगा। अब व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? आरबीआई बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इसको बोला जाता है ओपन 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 मार्केट ऑपरेशंस। व्हेन आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, द लिक्विडिटी इज sucked फ्रॉम द मार्केट, एंड अपोजिट हैपेंस व्हेन आरबीआई बाय सिक्योरिटी। मींस जब आरबीआई, सपोज आरबीआई जो है, सॉरी, आरबीआई जो है सेल कर रही है सिक्योरिटी, किसको सेल कर रही है? बैंक को। तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक इनको मनी दे रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन? द अमाउंट अवेलेबल विद द बैंक फॉर लैंडिंग will come down. It means whenever there is an inflation, what will happen? RBI will sell the government security, और अगर रिसेशन चल रहा है तो आरबीआई विल डू द अदरवाइज। तो ऑब्जेक्टिव वही है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद द बैंक ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, एंड एज अ रिजल्ट देयर ऑफ, जब बैंक के पास पैसा कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्वालिटेटिव टूल्स, unlike quantitative tools which have a direct effect on the entire economy money supply, qualitative tools are selective tools that have effect in a money supply of specific sector of the economy. मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये क्या टूल होता है?
इसको ये समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये रब करके। सपोज बैंक की जो रिक्वायरमेंट है, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो जो बैंक की रिक्वायरमेंट है, बैंक की रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोन ले रहे हो तो सिर्फ 10% पैसा बोरोवर को लेके आना है, और बैंक जो है 90% फाइनेंस कर देगा। अब ये जो 10% बोरोवर को लेके आना है, इसको बोला गया है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहती है कि लेंडिंग कम हो बिकॉज देयर इज इन्फ्लेशन, आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज से कर देती है 30%। मीन्स बोरोर को 30% अपना लेके आना है और 70% बैंक फाइनेंस करेगा। अब नाउ सपोज इफ borrower do not have a sufficient amount of its own money, then what will happen? He will not take the loan and he will not do the purchase for which he was taking the loan. उसकी वजह से क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। मीन्स जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी मार्जिन रिक्वायरमेंट। मोरल सुएशन: by way of persuasion, RBI convinced bank to keep money in government security rather than a certain sectors. It means जहाँ गवर्नमेंट आरबीआई को लगता है कि मनी शुड नॉट फ्लो टू अ स्पेसिफिक सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल से स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, कि जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, तो आरबीआई कैन इनडायरेक्टली परसुएड द banks not to give money, not to give loan to that specific sector, but invest in a government security. It's only a persuasion request. Selective credit control: controlling credit by not lending to specific industry or a speculative business. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में दोनों चीज़ें आ गई यहाँ पे, मतलब दोनों एक ही बात है। यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि बैंक ये आरबीआई ये बोल सकता है कि किसी एक सेक्टर को आप लोन मत दो या एक सेक्टर को लोन दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ शॉर्टेज इन अ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, सप्लाई इन एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, तो बैंक कैन से कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को आप ज़्यादा लोन दो। तो दीज आर द क्वालिटेटिव टूल्स विच मीन्स जहाँ पे बैंक आरबीआई रिक्वेस्ट कर रहा है। अब एक वर्ड आ रहा है मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम। ये इन्होंने डैश लिख दिया है, आगे मॉड्यूल वाले लिखना भूल गए यहाँ पे, जो उन्होंने नीचे एक्सप्लेन करा है, मैं समझाता हूँ। Market stabilization schemes refers to the this under this scheme, Government of India borrows from the RBI and issue treasury bill dated security. यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम। जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि देर इज अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन एन इकोनॉमी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम का यूज करती है। दैट्स कॉल्ड मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम। अब आ रहा है हमारा, एक मिनट, हाँ, पॉलिसी रेट्स। बैंक रेट: इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बैंक इज रेफर टू एज द बैंक रेट। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो इसका हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF. RBI uses LAF as an instrument to adjust liquidity and money supply. रेपो रेट आपने पढ़ा, इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस अगेंस्ट द रीपर्चेज एग्रीमेंट। द रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई। तो अगर हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है तो व्हाट विल हैपन? रेपो रेट जो है ये आपका बढ़ जाएगा, सो दैट बैंक गेट सम मनी एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। Banks lend at a higher rate of interest. This will affect the demand and it will cut down the reduce the inflation. और अगर रिसेशन चल रहा है तो रेपो रेट आपका रिवर्स डिक्रीज हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है? द रेट आरबीआई pays to the bank in order to keep additional funds in RBI. In simple way,
रिवर्स रेपो रेट पर सिंपल वर्ड्स में बोले इट्स द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी और आरबीआई टेक मनी फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक्स। तो अगेन इट ऑल्सो वर्क्स इन अ सेम डायरेक्शन। अगर इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाएगा। उससे क्या रीजन क्या है उसके पीछे कि जो बैंक्स है दे विल नॉट गिव लोन टू द जनरल पब्लिक, दे विल प्रेफर टू कीप मनी विद द आरबीआई। ये आपने पढ़ ही लिया है, दोनों आपने कर लिए। आइए अब एक नई चीज आ रही है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट। इसको भी नीचे नोट्स में या समरी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको वहां से समझाता हूँ। Marginal standing facility refers to the facility under which scheduled commercial bank can borrow additional amount of overnight money को आप समझ लीजिए short term money from central bank what is available to them through LAF window by dipping into statutory liquidity ratio of portfolio up to a limit। इसका मतलब देखिए नाम क्या आ रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मीन्स आरबीआई जो है बैंक जो है आरबीआई से बोरो करती है जिस रेपो रेट पे, और कई बार देर इज अराइज अ रिक्वायरमेंट कि बैंक को शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम द आरबीआई अंडर द एलएएफ स्कीम। In that case, RBI has devised a scheme that's a marginal standing facility. Means what the what the RBI allow, RBI gives some additional funding to this bank for a short-term purpose. It's called marginal standing facility. तो आप ध्यान क्या रख सकते हैं, it's a facility under which bank can borrow short-term money from the RBI over and above the LAF window. तो मार और यहाँ पे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये रेट आ रहा है। एमएसएफ रेट इज द पेनल रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द बैंक ओवर एंड अबव द रेट अवेलेबल अंडर द रेप पॉलिसी। क्योंकि बैंक ने अपने फाइनेंस ढंग से मैनेज नहीं करे, उसको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड दे आर गोइंग टू आरबीआई टू बोरो द मनी। तो बैंक लेंड्स आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स एट सम पेनल रेट मींस हायर देन अंडर द रेपो रेट। तो ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन का सिनेरियो है तो ये रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे टूल्स ये आपको समझ में आए होंगे किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमने टूल्स पढ़ लिया, अब एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक्ट कब बनी, 1934। ओवर अपन ने ऊपर भी कवर करा था। यहाँ पे एक चीज आई है, यहाँ पे एक चीज आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड सेटिंग अप अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या कहता है ये वाला, ये कहता है इट्स एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ऑन मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट दैट आरबीआई टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। तो अगर हम बात करती है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस 5 साल के दौरान ये रेट जो अपर टॉलरेंस लिमिट थी वो 6% थी एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट 2% है। मीन्स कि इन्फ्लेशन होना चाहिए एंड इट शुड रेंज बिटवीन 2% to 6%। and this is a monetary policy framework agreement. It's an agreement between the government of India and the RBI। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको नीचे समरी से बताता हूँ। सीआरआर हमने कर लिया, एसएलआर हमने कर लिया। एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है पॉलिसी रेट। रेपो रेट कोटेड फॉर सोवन सिक्योरिटी इन द ओवरनाइट सेगमेंट ऑफ, मीन्स जो रेपो रेट है अंडर एलएएफ उसको क्या बोला गया है, पॉलिसी रेट। इसके ऊपर भी कोई एमसीक्यू आ सकता है। हमने एमएसएफ कर लिया, एमएसएस कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हम लोगों ने कर लिया है, ये चीज हो रही है। अब ये जो एक दो हम एमसीक्यूज पिक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट द एक्सचेंज रेट, नहीं, बिकॉज इट्स अ मार्केट ड्रिवन। RBI cannot regulate the exchange rate।
Regulate the movement of credit to the corporate sector. This is not the only sole objective of the RBI policy. This is the monetary policy. This could be through the qualitative tools. Regulate the level of production and prices. This is not also, because the level of production is decided by the corporate sector, business sector itself. Regulate the availability, cost and use of money and credit. This is the best answer. The main objective of monetary policy in India is reduce food shortage, no. Economic growth and price stability, it seems answer. Overall monetary stability in the banking system, no. This is the best answer. The transmission monetary transmission mechanisms refers to the how money gets circulated, no. The ratio of the nominal interest and real interest, ये भी नहीं है. The process or channel through which evaluation of monetary aggregates affect the level of product price. This seems the right answer. तो आई होप, ये तो जस्ट मैंने पिक करे थे, तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. छोटा सा चैप्टर है. तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी क्या 3 कंपोनेंट्स है, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑपरेटिव टूल्स. So I will come up with the more of such this explanation on the macroeconomic chapters of the CA Foundation. Thank you.